वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ महंगाई और IPPs के मुआहदे और जमात इस्लामी का धरना और फिर हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान जो मुआहदा हुआ उसके तनाजुर के अंदर गुफ्तगू करेंगे। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा हुआ उसमें कोई 6-7 बड़े मोटे मोटे जो नुकात हैं, इसमें से बेशतर वो चीज़ें हैं जो बजट स्पीच अगर हम देखें वज़ीर ख़जाना की या इवन प्राइम मिनिस्टर की जो फ्लोर के ऊपर स्पीचेज़ हैं इस नोयत के इशूज़ के ऊपर, उसके अंदर ये सारी की सारी बातें मौजूद हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट कमिटमेंट कर रही है कि वो रेवेन्यू बढ़ाएगी और टैक्स जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर टैक्स को कम किया जाएगा, जागीरदारों के ऊपर इनकम टैक्स का मौसर निज़ाम होगा, ताजरों और एक्सपोर्टर्स के मसाइल जो है वो कम किए जाएंगे, IPPs के मुआहदों पर नजरसानी, टास्क फोर्स कायम होगी, चेयरमैन वापटा, ऑडिटर जनरल और FPCCI के नुमाइंदे इसमें शामिल होंगे। अगस्त के बिलों की जो तारीख है 15 दिन के लिए उसको मजीद मुअख्खर किया जाएगा। कराची इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट और सरकारी गाड़ियाँ 1300 cc तक, ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर किया जाए। और ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में कमी और टैक्स का जो निज़ाम है उसको टैक्स कम किए जाएंगे ग़िज़ाई अशिया की चीज़ों पे। तो आमना साहब, ये चीज़ें तो सारी की सारी बजट तकरीर के अंदर भी हमें जहाँ पे इजाफा हो रहा था वहाँ पे चाहे वो अपोजिशन हो, हुकूमती अरकान हो, उनकी जानिब से भी इस चीज़ के खदशात का इज़हार किया गया कि इससे महंगाई होगी, आम आदमी की ज़िंदगी पर मुश्किल पेश होगी। तो फिर ये धरना भी हुआ 15 दिन जो है कि रावलपिंडी ऑलमोस्ट लियाकत बाग मरी रोड बंद रहा और फिर उसके बाद ये सिर्फ यकीन दहानी के बाद वो चले भी गए। तो इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना और ख़ास तौर पे IPPs का जो मामला है उस पर क्या हुकूमत की स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि इस पर अक्सर ये कहा जाता था कि हमें सॉवरन गारंटीज़ हैं, अगर हमने ख़त्म किए तो इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर हमारे खिलाफ केसेस होंगे और फिर हमें भारी जुर्माने भी दिए जा सकते हैं। तो फिर इस पर नज़रसानी क्या होगी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब की सबसे जो प्रायोरिटी पे चीज़ है, और ये वो 12 कह चुके हैं, पहले उन्होंने इसके ऊपर कमेटी भी बनाई, फिर वो अपनी पूरी टीम को लेकर चाइना भी गए और कल जो पावर मिनिस्टर हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने आके ये चीज़ अनाउंस भी की है कि तमाम मुआहदों को रिकन्सिडर किया जाएगा। अब बात ये है कि देन अगेन एज आई सेड अर्लियर, अगर मुआहदा गलत था या गलत है उसको मैं डिस्प्यूट नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करना, चाहे वो जमात इस्लामी चले, वो तो हुकूमत में नहीं रहे, PTI वाले तो हुकूमत में रहे, ये अपनी हुकूमत में उसको रिकन्सिडर कर लेते, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं उसके ऊपर, सिर्फ आज आके पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें। इवन देन वी एक्सेप्टेड विद ओपन आर्म्स। PMLN ने एज गवर्नमेंट ये चीज़ पहले भी अनाउंस की है कि जितनी पोलिटिकल पार्टीज इसमें कोई पॉजिटिव इनपुट देना चाहती हैं, वी आर ओपन टू लिसन टू देयर इनपुट। एंड yesterday this very good news came in कि उन्होंने कहा है कि 200 यूनिट से कम वालों को रिलीफ दिया जाएगा प्राइस में भी, और जितने मुआहदे उनको रिकंसिडर किया जाएगा। बैरिस्टर तैमूर साहब भी इधर बैठे हैं, भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दे कैन ऑलवेज बी रिवोक्ड और रिकंसिडर्ड विद म्यूचुअल कंसेंट। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई इशू होगा। ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी हमें। ऑलरेडी अगर बजट स्पीच भी हम देखें या गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट्स या वादे हैं अवाम के साथ, उसमें ये नजर आ रहा है। एक चीज जो है कि अच्छी जो IPPs के मुआहदों पर नजर करने का वादा किया है उन्होंने, एक टास्क फोर्स बनाएंगे। लाइन ड्रॉप होगी। अच्छा, चलें दोबारा हम कोशिश करते हैं कनेक्ट करने की कि उनका जो पर्सपेक्टिव लेंगे। जरा बैरिस्टर तैमूर साहब आपकी तरफ मैं आ जाता हूं कि ये IPPs के मुआहदों के हवाले से हमने पहले भी आपसे बात की थी इस पे कि हम इसको कैसे नजरसानी कर सकते हैं। 2 कंपोनेंट है, एक ये है कि जो सरकार के अपने IPP प्लांट्स हैं और उसमें ज़्यादा तादाद जो है कि वो हुकूमत की अपने वापडा के, हुकूमत के या जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके, और कुछ जो है कि वो निजी शोबे के हैं। निजी शोबे के भी उसमें कुछ पाकिस्तानी है सारे के सारे, और कुछ ऐसे हैं कि जिनकी शराकत दारी है, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है या जॉइंट वेंचर है, उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी हैं। वहाँ पे तो हमें मसाइल नज़र आ सकते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर है कि अच्छा ठीक है हमें वो किसी बैरून मुल्क कोर्ट के अंदर केस करेंगे, बाहरी जुर्माने होंगे, लेकिन बाकी जहाँ तक IPPs निजी पाकिस्तानी है और दूसरा जो सरकार के अपने हैं, उनके ऊपर तो मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा इतना मसला नहीं होना चाहिए। देखें जी, इसमें अगस्त 2020 के अंदर बिल्कुल एक रिपोर्ट बनाई गई थी, कमीशन था, उसके बाद IPPs के साथ MOU हुआ था। आप गूगल करें, आपको ये इसकी तफसील मिल जाएगी। कई नकात उस वक्त IPP से एग्री हुए थे और बर्डन कम हुआ था। ज़ाहिर है मज़ीद चीज़ें करने की ज़रूरत है। अब आप कब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कब रीनेगोशिएट कर सकते हैं, जब फॉर एग्जांपल अगर आपकी उसकी मियाद आपने उसकी बढ़ानी हो, जैसे आप कईयों का रिन्यूअल हो रहा है। तो ये बात अभी उठाई इसलिए गई, गौहर एजाज साहब जैसे लोगों ने भी बात की, इंडस्ट्री ने भी बात की, सिर्फ सियासी जमातों या आवाम की बात नहीं है कि जब आप रिन्यूअल को देख रहे हैं उनके, तो जाहिर है आपके पास एक नेगोशिएटिंग पावर है, उसको इस्तेमाल करें और उनसे अगर आप
پر ایز سچ اگر آپ کانٹریکٹ کو ویری نہیں بھی کر سکتے, آپ باؤنڈ ہیں, تو ظاہر ہے رینیول کے ٹائم کے اوپر آپ کے پاس کچھ تھوڑی سی طاقت ہے نیگوشیٹ کرنے کی, تو وہ کی جا سکتی ہے. اور اس کے اندر میں صرف یہ کہوں گا, یہ دو نہیں ہے. دیکھیں, ایک پاکستان کے اپنے سرکار کے اداروں کے پاور پروجیکٹس ہیں جو کہ زیادہ تعداد میں ہیں, ان کے اندر چاہے انویسٹر کوئی فورن نہیں ہے لیکن کئی جگہ فورن فائنینسنگ ہوئی ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ چیزوں کو خیال رکھنا ہے. پھر آپ کے جو لوکل آئی پی پیز لگے ہوئے ہیں, گروپس نے لگائے ہوئے ہیں, اس میں کچھ میں فورن انویسٹر ہیں, کچھ میں نہیں ہیں. بالکل. تیسرا بکٹ جو ہے وہ ہے جہاں آپ کی انڈسٹری نے, آپ کی بڑی ملوں نے کیپٹیو پاور پروجیکٹ لگائے ہوئے ہیں اپنی ضروریات پیدا کرنے کے لیے, لیکن وہ بھی اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں, لیکن وہ بہت چھوٹی مقدار میں بجلی پیدا کرتے ہیں, وہ اتنا بڑا مسئلہ شاید نہیں ہے. لیکن جو چند ہیں جن سے آپ نے مہنگی بجلی کے سودے کیے ہوئے ہیں, وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں, اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا اس طرح بھی ضروری ہے کہ دیکھیں, اگر پاکستان اس سرکولر ڈیٹ اور کیپیسٹی پیمنٹ کے چکر کے اندر آگے چل ہی نہیں سکے گا, تو ابھی ان کی پیمنٹس ڈیلیڈ ہیں, ان کو کئی عرصے بعد فوراً ایک اناؤنسمنٹ آتی ہے کسی حکومت کی کہ ہم اتنی پیمنٹس اکٹھی کر دیں گے اب, تو یہ کوئی طریقہ ان کے لیے بھی نہیں ہے. کاسٹ آف فنڈز بھی ایک چیز ہوتی ہے بزنس کے اندر, وہ ان کو بھی امپیکٹ کر رہی ہے. اگر وہ ری نیگوشیٹ کر کے ریئلسٹک لیول کے اوپر اس کو لے آئیں گے, جہاں وہ ظاہر ہے اپنا پروفٹ کچھ ریزنیبل نفع ضرور رکھیں, وہ ایک بزنس ہے, لیکن اس عوام کی کھال نہ اتاریں. بیرسٹر صاحب, آپ نے اس پہ غالباً کچھ اسٹڈی, کچھ کیسز کیے ہوئے ہیں, یہ بتائیے گا کہ اگر آپ اس کو ریویو کرتے ہیں, کوئی ایک ریزنیبل اگر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو آپ کتنا پرسنٹیج سمجھتے ہیں کہ عوام کو ریلیف مل سکتا ہے پرائسز کے اندر اس وقت جو پے کرنا پڑ رہا ہے؟ 20%, 30%, 40%, کوئی رفلی ایسٹیمیٹ؟ نہیں, ایبسلیوٹلی میرے خیال میں 40% تو شاید ریئلسٹک نہیں ہوگی بات, بٹ کافی مل سکتا ہے. اور ہر انڈسٹری, ہر پاور پروجیکٹ کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ نیگوسیشن بھی ہوگی, یا کچھ جو چند گروپس کے اپنے ہی اکٹھے لگے ہوئے ہیں کافی سارے, آپ ان کے ساتھ اکٹھی کریں گے, سو ان کی ٹرمز بھی ڈفرینٹ ہوں گی. اگر کسی نے اس وقت روپی میں فائنینسنگ لی, اور اس کے بعد ان کا سارا, ہر کسی کا ایک آپ کو فائنینشیل ماڈل نکال کے ٹرمز اینڈ ریفرنس یا ایگریمنٹ کی دیکھنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ اتنی کم کرانی پڑے گی. کسی سے آپ آدھی بھی کام کرا سکتے ہیں, کسی سے. آمنہ صاحبہ, یہ ایک اور بڑا اہم ایشو جو ہے کہ اس میں ابھی ہم نے دیکھا کہ انرجی منسٹری کی ایک پروپوزل تھی جو پرائم منسٹر کو بھیجی گئی کہ ہم آئی پی پیز کو اگلے 3 سے 5 سال کی ایڈوانس پیمنٹ کر دیں اگر, اور وہ 4000 ارب کے قریب بتایا جا رہا ہے, تو شاید کو 5-6 روپے فی یونٹ کم ہو سکے. تو یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ ہم ایڈوانس پیمنٹس کر دیں اور صرف 5-6 روپے کے ریلیف کے لیے, اور ان کو اتنا پیسہ چلا جائے, اور اس کے بعد بے شک وہ بند کر دیں, چلائیں یا نہ چلائیں؟ دیکھیں, جب کسی بھی ملک کو, ایون اگر آپ اپنے ہاؤس ہولڈ میں دیکھیں, اپنے چینل میں دیکھیں, جب کسی بھی ادارے کو ایک پرابلم کا سامنا ہوتا ہے تو بہت طرح کے پروپوزلز آتے ہیں. سو یہ ایک پروپوزل ہے, بٹ یہ گورنمنٹ نے اسی لیے ابھی تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا بیکاز ان کو نہیں لگا, کیونکہ پی ایم ایل این کی ہمیشہ پرائیورٹی رہی ہے. اور جب اس وقت بھی ہم آئے حکومت کے اندر, اس سے پہلے بھی الیکشن کیمپینز میں بھی ہم نے یہ کہا کہ ہماری پرائیورٹی صرف اور صرف عوام کو ریلیف دینا ہے. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو بخوبی اندازہ ہے ان کی مشکلات کا. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ پروپوزلز ہر طرح کے آتے ہیں, لیکن آئی ایم شیور دیٹ دا گورنمنٹ ول میک دا ڈیسیژن وچ از ان دا بیسٹ interest of the people of Pakistan. اچھا, کراچی الیکٹرک اور یہ پرائیویٹائز ہوا KSC, لیکن ابھی بھی بے شمار مواقعوں کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کو اس کے اندر شپ ان کرنا پڑتا ہے, سپورٹ بھی کرنا پڑتا ہے, اور ابھی گورنمنٹ ایگری کر رہی ہے کہ اس کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. تو یہ اس کا اگر ہم یہ ڈسکوز ہیں یا اس وقت یا جنکوز ہیں, ان کی بھی نچکاری کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بھی حکومت کی ذمہ داری بن جاتی ہے, یا حکومت کی لائبلٹیز بنتے ہیں, یا حکومت کو یہاں پہ جو ہے کہ پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے, تو پھر ایک دیر پال کیا نکالا جا سکتا ہے اس کا؟ دیکھیں, اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ الیکٹرک کا جو ہے آڈٹ کیا جائے, کیونکہ ابھی obviously جب تک ہم ان کی پرائیویٹائزیشن کے پاس جائیں گے, ہمیں پوری ریسرچ اپنی کمپلیٹ کرنی ہے, ہمیں پروز اینڈ کونز وے کرنے ہیں کہ ہمیں کس چیز کا فائدہ ہے, کیا چیز ان دا لانگر ٹرم ہمارے انٹرسٹ میں. دیکھیں, اس وقت ہم نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے آج سے اتنے سال پہلے, وہی چیز آج آ کے ہمارے لیے کتنی ڈسٹربنگ ہو گئی ہے. تو آئی تھنک لرننگ فرام دیٹ, گورنمنٹ کی اور پاور منسٹری کی بھی فرسٹ پرائیورٹی یہ ہے کہ سب چیزوں کو وے ڈاؤن کیا جائے, ان کے پروز اینڈ کونس, جو کہ الیکٹرک کے ساتھ آلریڈی ہوا, اس میں بھی دیکھا جائے کہ کہاں پہ پلفریجز ہیں, کیوں اس چیز کی ضرورت. ہمیں پتہ ہے کہ سندھ میں ویسے بھی بجلی چوری کا بھی مسئلہ اور کہیں سے بھی بہت زیادہ ہے, اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی میکینزم ڈرائیو کرنا پڑے گا, جو سندھ حکومت کو بھی اس میں obviously, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ ایک ایڈوائزری رول پلے کر سکتی ہے, ایک سپورٹیو رول پلے کر سکتی ہے, بٹ دس از الٹیمیٹلی فار دا سندھ گورنمنٹ
टू मैनेज करना होगा। अच्छा, एक चीज और जो है कि मुझे इस एग्रीमेंट में देख रहा था कि सरकारी सतह के ऊपर 1300 सीसी से ऊपर गाड़ी इस्तेमाल नहीं होगी। इस वक्त अगर सरकारी पूल देखें गाड़ियों का, बैरिस्टर साहब आप भी ज़रा इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, तो उसमें तो बेशुमार 1800 और इससे ऊपर की गाड़ियाँ भी हैं। तो ये जो दौर के अंदर एक दफ़ा हुआ था 1300 सीसी तक गाड़ियाँ, लेकिन उसके बाद एक तरफ हम ये देख रहे हैं पंजाब के अंदर भी, वफाक के अंदर भी, दीगर सूबों में भी कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नए ऑर्डर्स किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस किस्म की कमिटमेंट या एग्रीमेंट जो है कि ये आपको रियलिस्टिक अप्रोच नज़र आती है? मैं समझती हूँ जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस फैक्ट्स को ठीक से देखना। ये जो 1300 सीसी की गाड़ी का ये है, हमने जितनी नई परचेजिंग की है, इवन सेनेट में, इवन नेशनल असेंबली में जो कमेटी चेयरमैन्स को मिलती हैं, मिनिस्टर्स को गाड़ियां मिलती हैं, वो सारी नई परचेजिंग जो है वो 1300 सीसी गाड़ियों की हो रही है। क्या पुरानी एग्जिस्टिंग गाड़ियों को बेचकर नई 1300 सीसी गाड़ियां लेना पाकिस्तान के बजट के ऊपर ज्यादा बर्डन डालेगा या कमी करेगा? यकीनन ज्यादा बजट डालेगा। सो जो एग्जिस्टिंग कार्स हैं ऑब्वियसली उनके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, बट स्टार्टिंग टुडे बिकॉज वो पुरानी गाड़ियां हैं। अगर आप पुरानी गाड़ियों को बेचेंगे और नई 1300 सीसी लेंगे, यूर जस्ट एडिंग मोर बर्डन। साहब, ये आपके दौरे हुकूमत में भी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो सबसे पहले वज़ीर आज़म हाउस में एक नीलामी लगाई गई थी बड़ी बड़ी गाड़ियों की, मर्सिडीज की, BMW और इस किस्म की गाड़ियों की। तो ये किफ़ायत शहरी के लिए इस किस्म की चीज़ें ठीक होती हैं या एक लॉन्ग टर्म में आपको कुछ विजन बनाना होता है कि अच्छा कहाँ पे हम अपने अखराजात कम कर सकते हैं और कहाँ पे हम जो है कि अखराजात ऐसे करें जो प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएं? देखें, जो वज़ीर आज़म साहब की गाड़ियों की सेल हुई थी उसकी तो एक सिंबॉलिक वैल्यू भी होती है कि वज़ीर आज़म, और ये भी सामने आया कि पिछले जो हुकूमतें जिन पार्टीज़ की रही उन्होंने कितनी किस्म की गाड़ियाँ एक वज़ीर आज़म हाउस के अंदर इकट्ठी की हुई थी और पूल के लिए। सो वो उसकी तो सिंबॉलिक वैल्यू, असल चीज़ जो है, असल वेट जो है वो तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ का होता है, उन इदारों का होता है जिन्होंने ज़्यादा गाड़ियाँ प्रोक्योर करनी होती हैं और चलानी होती हैं। अब आमना साहिबा अच्छी बातें कर रही हैं, वकील हैं और अब MPA भी हैं पंजाब में। तो देखें, पंजाब में इनकी हुकूमत है, इनको चाहिए कि ये पूछें, बिल्कुल पुरानी गाड़ियां बेच के नई नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जो अभी नए ऑर्डर्स आए हैं मुख्तलिफ अजला के अंदर जहाँ पे फॉर्चूनर गाड़ियाँ और वीगो और रीवो डाले ख़रीदे जा रहे हैं जूनियर अफसरान के लिए, तो तहसीलदारों से लेके ACs और जूनियर पुलिस ऑफिसर्स के लिए, तो इन चीज़ों पे चेक करें, उनका कोई हम हल निकालें कि कैसे हो सकता है। आजकल तो एक रीवो का डाला भी जो है वो 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ का आता है शायद, और फॉर्चूनर शायद 2 करोड़ की आती है। तो हम गरीब मुल्क हैं जहाँ पे, और इनकी फ्यूल कंजम्पशन कॉस्ट जो है वो बहुत है, सो बहुत ज़्यादा है। तो हमें कोई इसका हल निकालना पड़ेगा, इसको तोड़ें। इस वक्त तो इनकी हुकूमत है और काफ़ी देर से मतलब इफेक्टिवली इनकी हुकूमत है। तो ये पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब के अंदर ये जो ट्रेंड है कि सरकारी अफसरान चाहते हैं कि इस तरह की गाड़ियां इस्तेमाल करें, खासतौर पे जूनियर अफसरान जो अभी किसी एकेडमी से निकले हैं, तो इन चीज़ों को हमें ये स्टेटस सिंबल्स को तोड़ना पड़ेगा, ये सिलसिला ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर तैमूर मलिक आपका और आमना हसन शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, आज हम बातचीत कर रहे थे कुछ IPPs के मुआहदे और कुछ ओवरऑल सियासी सूरत हाल के हवाले से। आज तक इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।